हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद में आप लोगों का स्वागत है। हम कल पढ़े थे जेबी गुप्ता के 25 पावर सिस्टम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आज हम 26 से स्टार्ट करेंगे और डिटेल में इसका सलूशन करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि इससे आने वाली हर अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन 26 नंबर। इफ वेरिएबल पार्ट ऑफ एनुअल कॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन ऑन द कैपिटल आउटले इज इक्वल टू द एनुअल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्टेड इन द कंडक्टर, द टोटल एनुअल cost will be minimum and the corresponding size of conductor will be the most economical. The statement is known as। तो दोस्तों हम जानते हैं कि कंडक्टर कितना लगना चाहिए, कैसे कम से कम कंडक्टर यूज हो, वोल्टेज हाई कर दे, कंडक्टर कम यूज हो। इस लॉ को हमारे केल्विन लॉ के अंतर्गत रखा गया है। केल्विन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका एनुअल कास्ट और डिप्रिसिएशन कास्ट के बारे में अपने कुछ मत दिए थे, जिसकी वजह से हम इस वाक्य को पढ़ते हैं। जैसे कह रहा है कि वेरिएबल पार्ट ऑफ एनुअल कॉस्ट ऑन द अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन ऑन द कैपिटल आउटले इक्वल टू द एनुअल कास्ट। तो जितने भी कंडक्टर से रिलेटेड नियम हैं सारे केल्विन ने ही दिए हैं कि कंडक्टर कम से कम कैसे लगेगा। केल्विन के दो नियम हैं, एक फर्स्ट एक सेकेंड है। तो पहला जो केल्विन का नियम है उसमें कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो बहुत ही कम होता है और दूसरे वाले में थोड़ा सा उससे ज़्यादा होता है। तो इसका सही ऑप्शन है केल्विन लॉ। इसका ऑप्शन भी सही है, केल्विन लॉ। बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग शो इन द फिगर रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन कैपिटल कॉस्ट एंड द ट्रांसमिशन वोल्टेज। कह रहा है कि कैपिटल कॉस्ट और ट्रांसमिशन वोल्टेज में कौन सा कर्व सुटेबल मैच खा रहा है। इसमें यहाँ पे हमारे कर्व दिखाए गए हैं, ये है 1 2 3 4। हम क्या करते हैं, पहले कर्व इससे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो वोल्टेज होगा वो जितना ज़्यादा रहेगा कंडक्टर उतना कम रहेगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे कम रहेगा, क्योंकि करंट की वैल्यू जितना कम रहेगी कंडक्टर उतना कम रहेगा और वोल्टेज की वैल्यू जितना ज़्यादा रहेगी करंट की वैल्यू उतना कम रहेगी तो कंडक्टर उतना कम लगेगा। तो हम देखते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता है, दूसरा हो नहीं सकता है। ये बात करते हैं, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें देख रहे हैं आप वोल्टेज के साथ क्या बढ़ रहा है, वोल्टेज के साथ हमारा कैपिटल कॉस्ट भी बढ़ रहा है। इसमें भी सेम वही सिचुएशन है। बात करते हैं हम इस वाले कर्व की, कर्व नंबर थर्ड की, तो ये भी वही कर रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं। अब हम देखते हैं ये वाला फर्स्ट वाले में क्या है। आप देखेंगे कि पहले तो कैपिटल कॉस्ट हाई दिखाया हुआ है, यहाँ पे कैपिटल कॉस्ट हाई और ये वोल्टेज है। फिर यहाँ से देख रहे हैं कि जैसे जैसे कैपिटल कॉस्ट घट रहा है वोल्टेज हमारा बढ़ रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की। फॉर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर आर सस्पेंडेड फ्रॉम टावर सो एज टू। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर को सस्पेंडेड किया जाता है टावर से, ऐसा क्यों है। तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर है इंक्रीज क्लियरेंस फ्रॉम ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, सस्पेंडेड कंडक्टर को कर देते हैं टावर से। सस्पेंडेड मतलब बर्खास्त करना होता है हिंदी में, मतलब टावर से थोड़ा दूर रखते हैं ताकि क्लियरेंस बढ़िया रहे, अच्छा रहे। फिर हम बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा, द सपोर्ट यूज फॉर ट्रांसमिशन लाइन शुड हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स। जो सपोर्ट्स या भी पोल जो यूज होते हैं टावर्स, सपोर्ट्स का मतलब यही है कि पोल और टावर्स जो यूज होते हैं उनमें उनका कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उनमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो पहला हमारा हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड लॉन्गर लाइफ, ये भी सही है। गुड लुकिंग, लाइट इन वेट एंड ईजिली एक्सेबल फॉर पेंटिंग एंड क्रिएशन ऑफ लाइन कंडक्टर, ये भी सही है। चीप इन इनिशियल एज वेल एज इन मेंटेनेंस कॉस्ट। तो हम दोस्तों कोई भी इक्विपमेंट यूज करेंगे या कोई भी टूल यूज करेंगे तो हम सोचेंगे कम से कम पैसा लगे और अच्छा से अच्छा बने, तो इसी वजह से इसमें चीप इन इनिशियल एज वेल एज मेंटेनेंस कॉस्ट। और बाद में हम उसे बना ले रहे हैं कम पैसे में तो बाद में ज़्यादा मेंटेनेंस चार्ज भी ना आए, इस वजह से सी भी सही है। तो इसका ऑल ऑफ द एबव सही है। बात करते हैं अब 30 नंबर क्वेश्चन की।
30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, द वुडन पोल वेल इंटीग्रेटेड विथ केरोसिन ऑयल और एनी प्रिसिटिव कंपाउंड हैव लाइफ ऑफ। तो जो ये केरोसिन ऑयल होता है, इसको अगर हम वुडन पोल में मिला देते हैं, प्रेशर कर देते हैं, तो इसका जो लाइफ है ना वो 25 से 30 ईयर इंक्रीज हो जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 31 क्वेश्चन, स्टील पोल फॉर ट्रांसमिशन लाइन नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। तो हम जानते हैं दोस्तों, अगर स्टील पोल है तो वो मेटल का है, और मेटल में सबसे ज़्यादा कोरिजन होने के चांस होते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा, कोरिजन से बचाने में प्रयोग किया जाता है। अब 32 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। आरसीसी पोल यूजुअली हैव द स्पैम। आरसीसी पोल हैव यूजुअली हैव द स्पैम। आरसीसी पोल का स्पैम कितना होना चाहिए? तो ये दोस्तों हम अच्छी तरह जानते हैं कि आरसीसी पोल का स्पैम कितना होना चाहिए, 80 से 150 मीटर। तो आरसीसी पोल का स्पैम कितना होगा? 80 से 150 मीटर। अगर हम बात करते हैं कि वुडन पोल का भी कभी कभी पूछ लेता है कि वुडन पोल का स्पैम कितना होता है, तो वुडन पोल का जो स्पैम होता है वो 40 से 60 होता है। 40 से 60 होता है, 40 से 60 हाँ मीटर में होता है ये। और अगर हम बात करेंगे वुडन पोल के कितने साल तक उसकी एज होती है, तो उसकी एज लगभग होती है यही जितना कि 25 से 30 ईयर, लगभग इतना इसकी एज होती है। और अगर हम बात करते हैं कि आरसीसी पोल का यूज कब तक किया जा सकता है, कितने समय तक, तो आरसीसी पोल जो है हमारा, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं लगभग 100 ईयर तक। चाहे आरसीसी पोल या पीसीसी, दोनों का 100 ईयर से ऊपर, 100 ईयर कम से कम तो 100 ईयर प्रयोग कर ही सकते हैं। स्टील पोल का 100 ईयर से अधिक होता है प्रयोग। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। इन इंडिया फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। क्वेश्चन नंबर 33, इन इंडिया फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर बी यूजुअली यूज। इंडिया में इलेक्ट्रिक पावर को वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन सा पोल इस्तेमाल में लाया जाता है? तो वुडन पोल, स्टील पोल, आरसीसी पोल। दोस्तों इस समय मॉडर्न में वुडन पोल का प्रयोग बहुत ही कम हो रहा है, बहुत ही कम का लगभग समाप्त हो चुका है, इसलिए स्टील पोल और आरसीसी पोल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये वुडन पोल से बहुत ज़्यादा किफ़ायती साबित होता है। इसलिए हम ऑप्शन बी और सी दोनों सही है, तो डी में दिया है बी और सी, तो ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी सही है, सॉरी ऑप्शन डी सही है। स्टील पोल और आरसीसी पोल दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की। तो 34 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कंडक्टर यूज्ड इन एचटी ट्रांसमिशन लाइन। कंडक्टर यूज इन एचटी ट्रांसमिशन लाइन आर, एक मिनट, स्ट्रैंडेड बिकॉज ऑफ पहला है इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ, इज इन हैंडलिंग, चीपर इन कॉस्ट, रिड्यूज इन रेजिस्टिविटी। स्टैंडर्ड इसलिए बनाया जाता है कि इजी इन हैंडलिंग, मतलब उसे लगाने में, कहीं भी ले जाने में, ले आने में आसानी हो, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, इजी इन हैंडलिंग। कंसीडर द फॉलोइंग मटेरियल फॉर लाइन कंडक्टर। आप 35 की बात कर रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग मटेरियल फॉर लाइन कंडक्टर। आप पहले दिया है ऑप्शन, अभी ये नहीं है, ये इसके वो दिए हुए हैं कि पहला हॉट ड्रॉन कॉपर, दूसरा कैडमियम कॉपर, तीसरा एल्युमिनियम, चौथा गैल्वेनाइज स्टील। दोस्तों सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है? हॉट ड्रॉन कॉपर की। इन चारों में मैं बात कर रहा हूँ मैं, और जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? हॉट ड्रॉन कॉपर की होती है, फिर कैडमियम कॉपर की, उसके बाद एल्युमिनियम की, फिर गैल्वेनाइज स्टील की। तो इस तरह हम ऑप्शन में पूछ रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग मटेरियल फॉर लाइन कंडक्टर, उसके बाद नीचे पूछ रहा है, क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डिस्केंडिंग ऑर्डर देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज। डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसकी कंडक्टिविटी लिखना है। तो पहला तो सबसे ज़्यादा इसका हो गया, फिर 2 का, 3 का, 4 का। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है?
1 2 3 4, तो डी ऑप्शन इसका सही है। ये आपको समझ में आ गया उम्मीद करता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 36 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हैज गॉट हायर वैल्यू ऑफ एल्युमिनियम इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ कॉपर। तो एल्युमिनियम में ऐसा कौन सा गुण है जो कॉपर में कम होता है और एल्युमिनियम में ज़्यादा होता है। तो एल्युमिनियम की कंडक्टिविटी भी कॉपर से कम होती है। केवल एल्युमिनियम की जो रजिस्टिविटी है वो जो है कॉपर की रजिस्टिविटी से ज़्यादा होती है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी जो है वो एल्युमिनियम की ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू कॉपर। बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की। तो 37 नंबर क्वेश्चन हमारा है, इन 7/30 ACSR कंडक्टर वाई इज ग्रीस पुट बिटवीन स्टील एंड एल्युमिनियम कंडक्टर। ACSR एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड होता है। तो कह रहा है वाई ग्रीस पुट बिटवीन स्टील एंड एल्युमिनियम कंडक्टर। तो जो हमारा ACSR कंडक्टर होता है उसमें क्या करते हैं कि बीच में ना एक ऐसे करके मोटा सा कंडक्टर डाल देते हैं स्टील का। उसके बाद क्या करते हैं ना, इसको ना इसके चारों तरफ ना एल्युमिनियम कंडक्टर ऐसे करके ट्विस्ट कर देते हैं। अगर पहला कंडक्टर हम क्लॉक वाइज ट्विस्ट करते हैं, अगर इसको बनाना है स्टैंडर्ड कंडक्टर, अगर हम पहला क्लॉक वाइज ट्विस्ट किए तो दूसरा जो हमारा होगा वो एंटी क्लॉक वाइज ट्विस्ट होगा। इसी तरह हम जितने चाहें उतने कंडक्टर जोड़ के स्टैंडर्ड कंडक्टर हम बना सकते हैं। तो वही पूछ रहा है कि क्यों, तो इसका ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, टू रिड्यूस कोरिजन बाय इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटेंस बिटवीन जिंक एंड एल्युमिनियम, द रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द स्टैंडर्ड, टू रिड्यूस लीकेज करंट ऑफ द फ्रॉम द एल्युमिनियम स्टैंडर्ड एंड स्टील, टू एलिमिनेट एयर पॉकेट्स। फिर अब देखते हैं, तो इसमें ये तो बी वाला होगा नहीं, सी वाला भी नहीं होगा, डी वाला भी नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक एक्शन बिटवीन जिंक गैल्वेनाइज एजेंट ऑफ ऑन स्टील एंड एल्युमिनियम। तो ऑप्शन 37 का ए सही है, 37 का ए सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। ACSR इज यूज इन प्लेस ऑफ कॉपर इन ओवरहेड लाइन बिकॉज ऑफ। ACSR कंडक्टर का कॉपर की अपेक्षा ACSR कंडक्टर के उपयोग में लाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ACSR कंडक्टर है उसको हम ट्रांसमिशन लाइन में, ओवरहेड लाइन में ज़्यादा प्रयोग करते हैं एज कंपेरिजन टू कॉपर। तो एज कंपेरिजन टू कॉपर, तो पहला ऑप्शन दे रहा है हायर करंट कैरिंग कैपेसिटी। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि कंडक्टर का जो कॉपर है उसकी करंट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अब बात करते हैं बीइंग लाइटर इन वेट। लाइटर इन वेट भी नहीं हो सकता क्योंकि कॉपर तो हल्का होता है एज कंपेरिजन टू स्टील की, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी गलत हो गया। अब बात करते हैं हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ और इकोनॉमी। तो लगभग ये भी हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ तो होता है, ये भी सही है, लेकिन इकोनॉमी देखेंगे ना तो ये सस्ता पड़ेगा एज कंपेरिजन टू कॉपर। एल्युमिनियम भी ज़्यादा होता है इंडिया में और स्टील भी, तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी की दृष्टि से ये सी वाला ऑप्शन सही है। इकोनॉमी की दृष्टि से हम ACSR कंडक्टर यूज करते हैं कॉपर कंडक्टर की जगह। ACSR क्वेश्चन नंबर 39 है, ACSR कंडक्टर है। ACSR कंडक्टर है ऑप्शन ए, ऑल कंडक्टर मेड ऑफ एल्युमिनियम, तो ये गलत हो गया। आउटर कंडक्टर मेड ऑफ एल्युमिनियम, यही सही है। फिर कह रहा है इनर कंडक्टर मेड ऑफ एल्युमिनियम, ये तो गलत है। नो कंडक्टर मेड ऑफ एल्युमिनियम, ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी सही है। अभी मैंने आपको बताया बीच में स्टील होता है, स्टील के ऊपर हम क्या करते हैं, कंडक्टर को ऐसे ट्विस्ट करते हैं, एक क्लॉक वाइज दूसरा एंटी क्लॉक वाइज, फिर क्लॉक वाइज फिर एंटी क्लॉक वाइज ट्विस्ट करके हम स्टैंडर्ड कंडक्टर या ACSR कंडक्टर बनाते हैं। चलिए अब चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। एक्सपेंडेड ACSR आर कंडक्टर कंपोज्ड ऑफ। एक्सपेंडेड ACSR कंडक्टर आर कंपोज्ड ऑफ, चलिए देखते हैं इसका क्या क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये हमारा है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है लार्जर डायामीटर इंडिविजुअल स्टैंडर्ड फॉर गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ द एल्युमिनियम स्ट्रैंड, लार्जर डायमीटर ऑफ द सेंट्रल स्टील स्टैंडर्ड फॉर गिवन ओवरऑल डायमीटर ऑफ द कंडक्टर। तो हमारा यही ऑप्शन भी सही है, क्योंकि जो हमारा स्टील का वायर, सेंट्रल वायर होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा मतलब डायमीटर का बनाते हैं ताकि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा रहे और इसीलिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी 40 नंबर में ऑप्शन बी सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की।
तो क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, द फंक्शन ऑफ स्टील वायर इन एन ACSR कंडक्टर इज टू। द फंक्शन ऑफ स्टील वायर, कह रहा है स्टील वायर का फंक्शन क्या है ACSR कंडक्टर में, यानी कि जो हमारा एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड है उसमें स्टील कंडक्टर का क्या काम है। तो उसमें स्टील कंडक्टर का काम क्या होता है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाना, क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है वो लचकदार होता है और हल्का भी होता है और बहुत ही जल्दी टूट भी जाता है, इसलिए हम बीच में ACSR कंडक्टर बनाते समय डाल देते हैं स्टील का वायर, स्टील डाल देते हैं, जिससे उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, प्रोवाइड एडिशनल मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब बात करते हैं 42 क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 42 की, द मटेरियल यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्राउंड वायर। ग्राउंड वायर बनाने में कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है। तो दोस्तों हम जानते हैं ग्राउंड वायर हमारा गैल्वेनाइज स्टील का बना होता है। ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, तो इसको ज़रूर याद कर लें कि इसका ऑप्शन बी सही है। गैल्वेनाइज स्टील का हम क्या बनाते हैं, ग्राउंड वायर। फिर गाय वायर इज़ एम्प्लॉयड फॉर, जो हमारा गाय वायर होता है उसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो गाय वायर और जो हमारा ये ग्राउंड वायर होता है दोनों लगभग बने होते हैं गैल्वेनाइज स्टील के, लेकिन गाय वायर का प्रयोग क्या होता है ना, पोल को सपोर्ट करने के लिए। मान लीजिए आप देखे होंगे गांव में जो पोल लगे होते हैं, गांव में या सिटी में कहीं कहीं देखेंगे, ये हमारा पोल हो गया ना, तो इसके एक तरफ कभी कहीं कहीं दोनों तरफ और कहीं कहीं एक तरफ ऐसे करके यहाँ पे एक टाइप इंसुलेटर लगा होता है ऐसे बीच में, और नीचे ला के इसको ज़मीन में जैसे पोल को करते हैं उसी तरह इसको भी यहाँ पे ज़मीन में क्या करते हैं ना, अंदर कर देते हैं, ताकि जो है ये पोल जो है कभी गिरे तो इसको सपोर्ट दिए रहे। यही हमारा क्या होता है, गे वायर होता है, गाय वायर यही हमारा होता है। और ये पोल हो गया, और यहाँ पे कौन सा इंसुलेटर लगा होता है, एक इंसुलेटर लगा होता है, एक इंसुलेटर होता है, वो कुछ ऐसे होता है, यहाँ पे होता है, फिर उसको ऐसे करके यहाँ से बीच में पोर्सिलिन टाइप का मटेरियल लगा होता है। तो ये हो गया हमारा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा गे वायर इज एम्प्लॉयड फॉर द सपोर्टिंग द पोल, पोल को सपोर्ट करने के लिए लगाया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। तो क्वेश्चन नंबर 44 हमारा कहता है कि द सैग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज लीस्ट अफेक्टेड ओइंग टू वेट ऑफ कंडक्टर, करंट थ्रू द कंडक्टर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, आइस डिपोजिशन ऑफ द कंडक्टर। तो ट्रांसमिशन लाइन में सबसे कम इफेक्ट क्या डालेगा, वेट ऑफ कंडक्टर, ये तो हो नहीं सकता, ये तो गलत हो गया। करंट थ्रू द कंडक्टर, तो करंट थ्रू द कंडक्टर ये हो सकता है, बिकॉज क्योंकि हमारा जो करंट का वेट है ना वो बहुत ही कम होता है, इलेक्ट्रॉन ही होता है, इलेक्ट्रॉन के थ्रू करंट फ्लो करती है। टेम्परेचर का इफेक्ट तो पड़ता ही है, हम जानते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। और आइस डिपोजिशन ऑन द कंडक्टर ये भी पड़ता है, तो ये तीनों नहीं होंगे, इसका ऑप्शन बी सही है, 44 नंबर का ऑप्शन बी सही है। अब बात करते हैं 45 क्वेश्चन नंबर की। तो 45 क्वेश्चन क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ ट्रांसमिशन राइज इन ओवरहेड लाइन इज टू, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर राइज इन ओवरहेड लाइन, अगर ओवरहेड लाइन में अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या इफेक्ट आएगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में कंडक्टर की क्या परिवर्तन आएगा। इंक्रीज द सैग एंड डिक्रीज द टेंशन, डिक्रीज द सैग एंड इंक्रीज द टेंशन, इंक्रीज बोथ, डिक्रीज बोथ। दोस्तों ये हमारा मान लीजिए पोल हो गया, ये हमारा कंडक्टर हो गया, ठीक है, यहाँ पे इंसुलेटर के थ्रू कंडक्टर जाता है, यहाँ इंसुलेटर लगे होते हैं, ये पोल हो गए दोनों, ये बीच में जो होता है थोड़ा सा इसी को सैग बोलते हैं, ये सैग हो गया। और ये जो तार का जो दोनों का वायर का जो जुड़ा हुआ है वो उसकी क्या होती है, टेंशन होती है, जितना ज़्यादा मतलब टाइट रहेगा टेंशन उसकी उतनी ज़्यादा होगी। तो हम अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये मेटल है, कंडक्टर जो है वो मेटल है, तो वो एक्सपेंस होगा, थोड़ा सा एक्सपेंसन होगा, उसमें एक्सपेंसन होगा तो उसका टेंशन क्या होगा, टेंशन उसका घट जाएगा, और सैग होगा वो बढ़ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, इसका ऑप्शन ए सही है, इंक्रीज द सैग एंड डिक्रीज द टेंशन। एक बार और देख लीजिए अगर ना समझ में आया हो, ये पोल है, इसके बीच कंडक्टर लगा हुआ है। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये कंडक्टर अभी क्या है, टाइट बंधा हुआ है, लेकिन ये किसका बना हुआ है, ACSR का, तो इसमें स्टील है, स्टील क्या है, मेटल है। अब मेटल को हम जब गर्म करते हैं या उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें क्या होता है,
हल्का सा कुछ इसमें प्रसार हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, और बढ़ेगा तो इसका क्या होगा, टेंशन कम हो जाएगा और ये थोड़ा सा ऐसे झुक जाएगा तो उसका सैग बढ़ जाएगा, और सैग बढ़ जाएगा टेंशन कम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है। इसके लिए पूछते हैं कभी कभी फिजिक्स में एक क्वेश्चन आता है, आप लोगों को याद होगा, बहुत लोगों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस में भी कभी कभी पूछ लेता है कि पटरियों के दो रेल की पटरियों के बीच जब दो पटरियाँ जोड़ते हैं तो उसके बीच कुछ जगह छोड़ दी जाती है, तो ये क्वेश्चन पूछता है। तो इसका भी यही कि पटरियाँ जो हैं वो किसकी बनी होती हैं, स्टील की होती हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि गर्मियों में प्रसार होता है तो वो आपस में जुड़ जाते हैं, और ठंडियों में प्रसार नहीं होता है तो उतने पे थोड़ा सा उनके बीच गैप रहता है, जिसका कोई इफेक्ट हमारे उस पर नहीं पड़ता है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को पता चल गया है, ऑप्शन ए होगा, इंक्रीज द सैग एंड डिक्रीज द टेंशन। चलिए बात करते हैं 46 क्वेश्चन की। द सैग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर इन समर इज, कह रहा है ट्रांसमिशन लाइन में जो सैग है वो कंडक्टर इन समर, मतलब कि समर में क्या होता है। समर में अब कह रहा है ऑप्शन ए हमारा सीधा सीधा बोल रहा है, लेस देन दैट इन विंटर, मोर देन दैट इन विंटर, सेम एज इन विंटर। दोस्तों लेस देन दैट इन विंटर, तो विंटर में क्या होता है, ठंडी सीजन में क्या होता है कि मेटल है तो वो ऐसे ही रहेगा, बल्कि थोड़ा कम ही हो जाएगा, जो एक्सपेंशन है उसका ठंडियों में वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो मोर देन दैट इन विंटर यही सही होगा, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो कंडक्टर है, कंडक्टर मेटल का बना हुआ, तो एक्सपेंशन होगा, जैसा कि अभी मैंने ऊपर बताया। और जब एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, उसका एक्सपेंशन होगा तो जाहिर सी बात है सैग उसका क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसका ऑप्शन सही है, मोर देन दैट इन विंटर, गर्मियों में ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू ठंडी, यानी एज कंपेरिजन टू विंटर समर इन इंक्रीज इन सैग। अब बात करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की। इन द ट्रांसमिशन लाइन सैग डिपेंड अपॉन, ट्रांसमिशन लाइन में सैग किस पे डिपेंड करता है। दोस्तों इसके लिए हम एक सैग का फार्मूला होता है, ये हमारा यस बराबर डब्लू एल अपान 80, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपान 80 होता है। ये हमारा होता है कंडक्टर का सैग का फार्मूला ट्रांसमिशन। आपने फार्मूला लिख लिया होगा, यस बराबर ओमेगा डब्लू एल स्क्वायर अपान 80। डब्लू क्या होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं, एक मिनट। डब्लू हमारा क्या होता है, डब्लू होता है हमारा वर्किंग टेंशन इन कंडक्टर, वर्किंग टेंशन टी, वर्किंग टेंशन इन कंडक्टर, ये हो गया। अब इसके बाद डब्लू ये हो गया। अब क्या होता है डब्लू एल स्क्वायर, एल क्या होता है, स्पैम होता है, लेंथ ऑफ स्पैम, एल होता है हमारा स्पैम। और टी क्या होता है, टी तो आपको टी तो बता दिया, वर्किंग टेंशन इन कंडक्टर। अब बताते हैं कि डब्लू क्या होता है, जो बताया मैंने टी था, अब मैं डब्लू बता दे रहा हूँ, वेट ऑफ कंडक्टर। जो डब्लू होता है वो वेट ऑफ कंडक्टर होता है, टी टेंशन होता है, और एल क्या होता है, लेंथ ऑफ स्पैम होता है। तो इसका क्या सही है, ऑल ऑफ द एबव, डी सही है इसका। अब चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आइस ऑन कंडक्टर इंक्रीज स्किन इफेक्ट, wind pressure reduce corona effect, wind pressure is taken to act perpendicular to that of ice on conductor reduce sag। तो हम बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की। तो इसका सही है ऑप्शन सी, wind pressure is taken to act perpendicular to that for ice। बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की। wind loading in कोस्टल रीजन्स इन द रेंज ऑफ, तो 150 kg पर मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी ये वाला सही है, 150 kg पर मीटर स्क्वायर। इसको आप लिख लीजिए नोट्स में या याद कर लीजिए, ये दोनों तो नहीं होंगे, यही होगा हमारा, ये दोनों गलत हैं।
द मैक्सिमम टेंशन इन सेक्शन ऑफ ओवरहेड लाइन कंडक्टर बिटवीन टू सपोर्ट ऑफ अनइक्वल हाइट ऑफ टावर। इस क्वेश्चन का पूछने का सीधा सीधा मतलब ये है दोस्तों, इसको समझने के लिए ये पोल हो गए, ठीक है, एक मिनट, ये कोई बड़ा पोल हो गया, थोड़ा छोटा पोल हो गया, इसकी हाइट ज़्यादा है। तो कह रहा है मैक्सिमम किस पे आता है, हाइट ऑफ सपोर्ट, द टावर पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, द मैक्सिमम टेंशन कहाँ पे होता है, यही पूछ रहा है इसमें कि अनइक्वल हाइट ऑफ अगर दो है तो किस पे ज़्यादा होगा। तो जो ऐसे कंडक्टर लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है इस पे ज़्यादा होगा कंडक्टर का, जो हमारा ओवरहेड कंडक्टर बिटवीन सपोर्ट एंड इक्वल हाइट आकर द हाइट ऑफ सपोर्ट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा हाइट ऑफ सपोर्ट। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं स्ट्रिंगिंग चार्ट 51 की। स्ट्रिंगिंग चार्ट की बात करते हैं। स्ट्रिंगिंग चार्ट इज यूजफुल, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए सही है हमारा। ऑप्शन ए दिया हुआ है फॉर फाइंडिंग द सैग एंड कंडक्टर इन द डिजाइन ऑफ टावर, इन द डिजाइन ऑफ इंसुलेटर, फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन टावर। तो ऑप्शन ए हमारा सही है स्ट्रिंग चार्ट में, फॉर द फाइंडिंग द सैग इन द कंडक्टर। एक हम आपको बनाते हैं सैग एंड टेंशन चार्ट, जिसे कोई स्ट्रिंगिंग चार्ट बोलते हैं। ये हमारा सैग हो गया ऊपर वाला, और ये टेंशन भी यहीं, इस दोनों ऊपर हम सैग और टेंशन दिखा रहे हैं, और नीचे हम क्या दिखा रहे हैं, टेम्परेचर, स्मॉल टी से टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये स्मॉल टी है, ये टेम्परेचर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम पहले देख लेते हैं टेंशन और टेम्परेचर। ऊपर टेंशन है, ये टेंशन है, और ये नीचे टेम्परेचर है। तो हम जानते हैं कि हमारा जैसे जैसे टेंशन बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ता है। टेंशन क्या होता है, टेंशन बेस टेम्परेचर, ऊपर टेंशन है तो हम सीधा ऐसे खींच देंगे, तो क्या हो जा रहा है, इसका क्या मतलब आप समझ रहे हैं। ये हमारा टेंशन है, ये टेम्परेचर है। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखिए टेंशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये देखिए यहाँ से ऐसे ये हो गया टेंशन बेस टेम्परेचर का। अब बात करते हैं सैग और टेम्परेचर का। तो ये हमारा सैग और टेम्परेचर ऐसे होगा, जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा सैग क्या होगा, वो भी बढ़ता जाएगा। तो ये यस एंड टी, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभी ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था, इसको आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब बात करते हैं हॉट टेम्पर्ड कर्व आर प्लॉट ऑफ 25 नंबर क्वेश्चन, नहीं सॉरी 52 क्वेश्चन। हॉट टेम्पर्ड कर्व आर प्लॉट, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, कंडक्टर सैग एंड स्पैम लेंथ, यही सही है बी ऑप्शन, कंडक्टर सैग एंड स्पैम लेंथ। द इफेक्ट ऑफ विंड प्रेशर इज मोर प्रिडोमिनेंट ऑन, इसकी इंग्लिश होती है प्रिडोमिनेंट का मतलब सर्वाधिक। तो कह रहा है विंड प्रेशर किस पे सर्वाधिक होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा विंड प्रेशर होता है किस पे, सपोर्टिंग टावर्स पे सबसे ज़्यादा विंड प्रेशर होता है। 52 क्वेश्चन की बात 54 क्वेश्चन की बात करते हैं। गैलोपिंग इन ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर एराइज ड्यू टू asymmetrical layer in ice formation, vortex phenomena of heavy weight in the line conductor, adoption horizontal conductor configuration। 54 क्वेश्चन में ये कह रहा है गैलोपिंग क्या होती है ना, ये मान लीजिए कंडक्टर है। सर्दियों में क्या होता है कि जो ठंडे प्रदेश हैं उनमें क्या होता है ना, इस पर बर्फ़ जम जाती है, इसकी चारों तरफ ना एक बर्फ़ की ना लेयर बन जाती है, जिसे गैलोपिंग बोलते हैं। तो ये लेयर हो जाती है, तो कह रहा है कि क्या होता है, तो वही क्या होता है, एसिमेट्रिकल लेयर ऑफ आइस फॉर्मेशन। तो ऑप्शन ए सही है, एसिमेट्रिकल लेयर यही होती है, एसिमेट्रिकल लेयर ऑफ आइस फॉर्मेशन। 55 क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस बाय यूजिंग स्टॉक ब्रिज डैम्पर ऑन पावर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। तो स्टॉक ब्रिज डैम्पर का प्रयोग हम किस लिए करते हैं दोस्तों, स्टॉक ब्रिज डैम्पर का प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि जो कंडक्टर वाइब्रेशन है, कंडक्टर का वाइब्रेशन है वो कम से कम हो। कंडक्टर वाइब्रेशन को ख़त्म करने के लिए स्टॉक ब्रिज डैम्पर का प्रयोग करते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन इसका बी सही है, कंडक्टर वाइब्रेशन।
तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। अगर ये चैनल आप लोगों को पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। और शेयर करेंगे तो लाइक करके प्रमोट करेंगे, तभी हम आगे वीडियो बनाएंगे, नहीं तो फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें।